हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 के सी पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है डिसिप्लिनरी लैंग्वेज। और इसके अंतर्गत हमने 4 सब्जेक्ट के बारे में जानना है: सोशल साइंस, जनरल साइंस, मैथ्स एंड रिसर्च। और ये जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने डिसिप्लिनरी लैंग्वेज, अनुशासनिक भाषा से मतलब क्या लेना है। तो इसके अंतर्गत अनुशासनिक भाषा से हमारा जो अभिप्राय रहने वाला है वो रहेगा हिंदी भाषा। अनुशासनिक भाषा अर्थात हिंदी भाषा। और इसी तरह से हमने इन चारों सब्जेक्ट्स का कॉरिलेशन देखना है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। यहाँ पे अनुशासन का मतलब क्या है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है। डिसिप्लिन का या अनुशासन का यहाँ पे अर्थ है जिसे हम कहेंगे या जिसे हम संकाय समझ सकते हैं, विषय समझ सकते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कॉरिलेशन, सह संबंध, या एक संकाय का दूसरे संकाय के साथ सह संबंध या कॉरिलेशन। तो इस तरह से इन 4 सब्जेक्ट्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुशासनिक भाषा क्या होती है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है डिसिप्लिनरी लैंग्वेज, और इसके अंतर्गत हमने 4 सब्जेक्ट्स की बात करनी है। तो इसी में ही सबसे पहले अनुशासनिक भाषा क्या है। तो भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र को अनुशासनिक ज्ञान का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। विविध भाषाओं के मध्य सह संबंध पाया जाता है। इसके साथ साथ अन्य विषयों एवं भाषा शास्त्र के मध्य एक अनुशासनिक संबंध भी पाया जाता है। शिक्षण विधियों में भी अनुशासनिक व्यवस्था पाई जाती है। देखिए, जो भी हमने 2-3 लाइंस पढ़ी हैं, तो यहाँ पे ये स्पष्ट है कि यहाँ पे अनुशासन से क्या तात्पर्य निकल रहा है। अनुशासन से मतलब निकल रहा है एक व्यवस्था या फिर सह संबंध। तो विभिन्न शिक्षण विधियों में भी अनुशासनिक व्यवस्था है, अर्थात विभिन्न शिक्षण विधियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यही बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है। तो आगे देखिए, शिक्षण विधियों में भी अनुशासनिक व्यवस्था पाई जाती है। हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषाओं को सिखाने में सह संबंध का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में अनेक शब्द संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा के देखने को मिलते हैं। हम सभी जानते हैं हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें संस्कृत भाषा या अंग्रेजी भाषा के भी शब्द देखने को मिलते हैं। तो ये भी क्या है, अभी हमने कहा ना कि विभिन्न भाषाएं जो हैं, विविध भाषाएं हैं, उनमें सह संबंध पाया जाता है। तो ये भाषाओं में सह संबंध है, शिक्षण विधियों में सह संबंध पाया जाता है। एक विषय का दूसरे विषय के साथ, एक संकाय का दूसरे संकाय के साथ भी अनुशासनिकता या फिर सह संबंध देखा जा सकता है। अब आगे देखिए, भाषा शास्त्र के क्षेत्र का प्रमुख विषय हिंदी को माना जाता है। विद्यालयी विषयों में हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम हिंदी को एक अनिवार्य अर्थात कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। भाषाई पाठ्यक्रम के रूप में हिंदी को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत रखा गया है। हम भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी पढ़ चुके हैं हमारी फर्स्ट लैंग्वेज में। तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि हिंदी को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भी रखा गया है। अतः अनुशासनिक ज्ञान का हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम से प्रमुख संबंध है। हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम एवं अनुशासनिक ज्ञान के क्षेत्र के संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। अब आपके सामने कुछ बिंदु प्रस्तुत हैं जो ये स्पष्ट करेंगे कि हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में अनुशासनिकता दिखाई देती है। ये स्पष्ट हो जाएगा इन बिंदुओं के माध्यम से। अब पहला बिंदु यानी फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने, विद्यालय स्तर पर हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्रमबद्ध रूप में अर्थात एक सीक्वेंस चलता है वहाँ पे।
हिंदी भाषा का जो भी सिलेबस होता है, जो भी पाठ्यक्रम होता है, उसमें पहले बालक के सामने, विद्यार्थियों के सामने ज्ञात और सरल विषय वस्तु को रखा जाता है। पहले जो बच्चे को सीखना आसान है, जिसे जानना उसके लिए आसान है, वो उसको जो है हम कह सकते हैं उसकी थाली में परोसा जाता है, ठीक है, जो इजी है, जिसे वो आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है। और उसके बाद उसे अज्ञात एवं कठिन विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। तो हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम ही इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसकी व्यवस्था इस तरह से होती है जिसमें पहले बालक को ज्ञात और सरल विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है और धीरे धीरे उस विषय वस्तु को कठिन बनाया जाता है या अज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। तो पहला बिंदु आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है आपके सामने, विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में उन शिक्षण विधियों को समाहित किया जाता है जो अनुशासनिक रूप से संगठित हों। यानी विद्यालय में बच्चों को सिलेबस पढ़ाने के लिए, पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं, आप सभी ने अपने टीचिंग सब्जेक्ट में भी अलग अलग टीचिंग मेथड्स पढ़े हैं या पढ़ रहे हो आप, तो आपको पता ही है एक शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, डिफरेंट टीचिंग सब्जेक्ट्स का प्रयोग करना पड़ता है अपने सब्जेक्ट को बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उन्हें अधिगम कराने के लिए। तो इसलिए ये जो शिक्षण विधियां हैं जो हिंदी में यूज़ होती हैं वो भी अनुशासनिक रूप से पूरी तरह से संगठित हैं। जैसे प्राथमिक स्तर पर बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, चित्र विधि के माध्यम से। हम पढ़ चुके हैं छोटे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्केल पर चित्रों के माध्यम से सारी नॉलेज दी जाती है। हमें पता है जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप याद करो, जब आपको वर्णमाला सिखाई गई थी हिंदी की, तो वहाँ पे आपको सीधा ऐसे बिना दिखाए या बिना पिक्चर दिखाए सीधा अ से अनार नहीं सिखाया गया था, बल्कि आपको जिसको अपने बोलते हैं ना कि बुक के अंदर, या जिसको एक टिपिकल देशी भाषा के अंदर कहते हैं कायदा, है ना, कायदे में दिखाया गया था आपको, कायदा, या जिसे हम कहते हैं बुक, इंग्लिश जो आपकी हिंदी की बुक थी उसके अंदर आपने देखा था कि अ से अनार आपको सिखाया गया तो पिक्चर बनी हुई थी। तो जो भी वर्णमाला आपको सिखाई गई, क्योंकि वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्यों से ही भाषा का निर्माण हुआ है ना। तो यहाँ पे वो बच्चों को जो वर्ण सिखाए गए वो चित्रों के माध्यम से ही सिखाए गए हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो भी नॉलेज दी जाती है वो चित्र विधि के माध्यम से दी जाती है। और माध्यमिक स्तर पर, क्या माध्यमिक स्तर पर यानी जो 9th-10th क्लासेस के बच्चे हैं, क्या उनको भी चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है? नहीं, तब तक तो वो क्या हो चुके होते हैं, एकदम से एक्सपर्ट हो जाते हैं भाषा में। तब उनको सिखाया जाता है व्याख्यान विधि के द्वारा, यानी उनको लेक्चर मेथड से भी पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें क्या दिखाती हैं कि जो शिक्षण विधियां हैं वो भी एज के अकॉर्डिंग बच्चों की, क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों की अपग्रेड हो रही हैं, है ना, अनुशासित हो रही हैं, ऐसी व्यवस्था है उनमें। तो इस तरह से हिंदी भाषा की जो विधियां हैं उसमें भी अनुशासनता दिखाई देती है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है, थर्ड बिंदु आपके सामने, कि पाठ्यक्रम में उन सभी गतिविधियों को स्थान दिया जाता है जिससे छात्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रह सके। तो जो हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम है उसमें ये सारी गतिविधियां शामिल होती हैं जिनके द्वारा बालक शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय रह सके, क्रियाशील रह सके, और इस किसी की तरह ही मानसिक रूप से भी वो गतिशील रह सके, क्रियाशील रह सके। इसके बाद अगला बिंदु है, हिंदी भाषा में अनेक शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं, इसी प्रकार से हिंदी में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ये बात हम पहले भी जान चुके हैं। तो ये भी क्या दिखाता है, हिंदी भाषा की अनुशासनता को ही दिखाता है। उसके बाद फिफ्थ बिंदु है आपके सामने, हिंदी भाषा पाठ्यक्रम में सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया जाता है। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण आपको दिखाई देगा। जितनी भी हिंदी की कविताएं हैं, कहानियां हैं, उनमें हमें यही दिखाई देगा कि वहाँ पे सकारात्मकता की बात हो रही है। वहाँ पे कहीं पे भी
जो है निराशा की बात नहीं हो रही होती, बल्कि मनुष्य को या छात्र को हमेशा प्रोत्साहित करने की बात ही हो रही होती है। तो इस तरह से हिंदी भाषा हमेशा ही सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाए हुए दिखाई देती है। तो ये कुछ बिंदु हैं स्टूडेंट्स, जो अनुशासनिक भाषा के अंतर्गत हमारी हिंदी भाषा के क्षेत्र को दिखाने वाले हैं। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमें 4 सब्जेक्ट्स का यहाँ पे कॉरिलेशन देखना है, सह संबंध देखना है। हमें सोशल साइंस के बारे में पढ़ना है, साइंस के बारे में पढ़ना है, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है, और इसके साथ ही हमें पढ़ना है रिसर्च के बारे में। तो आज की क्लास में हम अपने एक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं इन चारों में से, और वो है सोशल साइंस। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का अनुशासनिक क्षेत्र। ठीक है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का अनुशासनिक क्षेत्र। तो चलिए बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की अन्य विषयों के साथ उसका क्या सह संबंध है, कैसे वो जुड़ा है बाकी विषयों के साथ, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए अगर हम विद्यालय स्तर पर देखें तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि किसी दूसरे सब्जेक्ट से कॉरिलेटेड ना हो, या आपस में कोई भी ऐसे 2 सब्जेक्ट नहीं है जो जुड़े हुए ना होंगे। या फिर अगर हम सोशल साइंस के बारे में पढ़े तो ये भी मैं कह सकती हूँ कि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान क्या करता है, सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन करता है। और समाज किससे मिलके बना है, तो समाज मनुष्यों से या मानवों से मिलकर के बना है। तो अगर देखा जाए तो समाज का अध्ययन करने के रूप में सामाजिक विज्ञान समाज के अंतर्गत मनुष्य का या मानव का ही तो अध्ययन कर रहा है। तो सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या हुआ, मनुष्य या फिर मानव का अध्ययन करना। ठीक है, क्योंकि समाज के अंदर जितने भी लोग हैं उनके जो संबंध हैं, मानवीय संबंध है, उसी को ही हम समाज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट लगे हुए होते हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी रूप में सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से, विषय से जुड़े हुए ही होते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन और इतिहास की, सोशल साइंस एंड हिस्ट्री। किस तरह से सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन और इतिहास आपस में जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्राचीन काल में ही जो इतिहास था, ठीक है, प्राचीन काल में जो इतिहास शिक्षण था उसका उद्देश्य क्या था, मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियाँ जो होती हैं, जैसे स्मरण शक्ति है हमारी, तर्क है, कल्पना है, आदि को अनुशासित करने का काम करता था। इतिहास शिक्षण का जो उद्देश्य था वो मनुष्य में स्मरण शक्ति, तर्क, कल्पना आदि को विकसित करने का ही उद्देश्य था। लेकिन आज के अगर युग की बात करें तो सामाजिक अध्ययन क्या काम कर रहा है, सामाजिक अध्ययन का आज के समय में जो मूल काम है या उद्देश्य है वो है वर्तमान को समझना। ठीक है, वर्तमान को समझना। तो सामाजिक अध्ययन विषय में क्या किया जाता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सभी विषयों को पढ़ाया जाता है, जिससे कि शिक्षार्थी क्या कर सके, शिक्षार्थी अपने पर्यावरण को समझने का प्रयास करे, स्वयं को समायोजित करने में उसके सहायक हो सके। इसीलिए तो उसको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर इतिहास शिक्षण की मैं बात करूं तो इसका एक विशिष्ट उद्देश्य भी है कि भूतकाल के प्रकाश में वर्तमान को समझना। अब हिस्ट्री से क्या फ़ायदा है पढ़ने का, हिस्ट्री में जो पास्ट टाइम में जो कुछ भी हो चुका है उसके प्रकाश में, यानी उसको ध्यान रखते हुए हम आज के समाज को समझने का प्रयास करें। देखिए इतिहास हमारी क्या हेल्प कर रहा है, इतिहास हमारी ये हेल्प कर रहा है कि हम इससे शिक्षा ले सकते हैं। हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल में ऐसा समय था, ऐसी परिस्थितियां थी, लोगों ने ऐसा किया तो ऐसे परिणाम आए, है ना, ये सब हमें पता चल जाता है। अब
अगर आज भी वैसी ही परिस्थिति हो तो आज के टाइम में अगर हमें डिसीज़न लेना हो ना, तो हम इतिहास के द्वारा अच्छे से अपने आप को एक अच्छा डिसीज़न लेने के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या, हमारे पास क्या उपलब्ध है, हमारे पास इतिहास, हिस्ट्री उपलब्ध है। हम देख सकते हैं कि पहले अगर ऐसा हुआ था तो उसका रिजल्ट क्या रहा था, और उसी के आधार पर आज हम वर्तमान समय में अपने डिसीजंस ले सकते हैं। इतिहास क्या है? भूतकाल का दर्पण है। ठीक है। अब जिस तरह से मैंने कहा कि इतिहास क्या करता है, भूतकाल के प्रकाश में वर्तमान को समझाता है हमें, या इसका उद्देश्य रहता है कि भूतकाल के प्रकाश में वर्तमान को समझना। और जो सामाजिक अध्ययन है हमारा, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य भी तो वर्तमान समाज को या वर्तमान पर्यावरण को समझना है, उसमें मनुष्य का समायोजन स्थापित करना है। तो इस तरह से फिर दोनों के उद्देश्य तो अपने आप ही एक हो गए, है ना। तो इस तरह से दोनों सब्जेक्ट आपस में घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है। भूतकालीन घटनाओं को अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रख करके देखें कि भूतकाल में लोगों ने क्या गलतियां की हैं, भूलें की हैं, है ना, तो उनसे बच करके अगर आज के समय में हम सुंदर समाज के भविष्य का निर्माण करें, तो ये केवल और केवल सामाजिक अध्ययन किसकी सहायता से कर सकता है? वो इतिहास की सहायता से ही कर सकता है। ठीक है। इस तरह से ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत ही इजी है इन दोनों को जोड़ना। तो चलिए अगले बिंदु पे बढ़ते हैं हम। हमारा जो दूसरा बिंदु है उसमें हमने बात करनी है सामाजिक अध्ययन और भूगोल की, सोशल स्टडीज़ एंड ज्योग्राफी या सोशल साइंस एंड ज्योग्राफी। यहाँ पे मैं सोशल स्टडी और सोशल साइंस को अलग अलग करके नहीं बता रही हूँ, हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंतर्गत हम दोनों को एक साथ ही लेकर के चलेंगे। तो सामाजिक अध्ययन और भूगोल की अगर बात करें तो भूगोल क्या करता है? भूगोल के द्वारा हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है। प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन करते हैं। वर्तमान विचारधारा में भूगोल किसका अध्ययन करता है? मानव का अध्ययन करता है। ठीक है। अगर वर्तमान विचारधारा को अगर आप देखेंगे तो भूगोल भी किसका जो है अध्ययन कर रहा है? वो मानव का अध्ययन करता है, प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन करता है, पृथ्वी का अध्ययन करता है, मानव की क्रियाएं किस तरह से इस प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं, इन सब का अध्ययन करता है। ठीक है। इस तरह से। और इसके अलावा सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? तो सामाजिक अध्ययन तो एकदम स्पष्ट रूप में समाज का अध्ययन करता है, और समाज कोई वस्तु नहीं है, समाज क्या है? मनुष्यों के द्वारा ही बना हुआ है। तो इस तरह से सामाजिक अध्ययन मानव का अध्ययन कर रहा है। तो मानव का अध्ययन करने का मतलब मानव की क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है, और भूगोल भी क्या करता है? मानव की क्रियाओं का ही अध्ययन करता है, मानव की जो प्राकृतिक वातावरण है उसका अध्ययन करता है। मनुष्य अपने आप को इस प्रकृति के अंदर प्राकृतिक वातावरण में किस तरह से समायोजित कर सकता है? क्या ये सामाजिक अध्ययन का विषय नहीं है? हमने बात की ना कि मानव का अध्ययन करना है, या सामाजिक अध्ययन ने समाज का अध्ययन करना है। समाज कोई वस्तु है नहीं, यानी कि मानव का अध्ययन करना है, मानव से ही समाज बना हुआ है। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि मानव का अध्ययन करने का मतलब क्या है? क्या मानव के शरीर का अध्ययन करना है? नहीं, फिर वो तो शरीर विज्ञान का काम है। इसने क्या करना है? मानव की क्रियाओं का अध्ययन करना है। जिस तरह से कि मानव की क्रियाओं की ऐसी बात की कर सकते हैं हम कि किस तरह से मनुष्य अपने आप को समाज में समायोजित कर सकता है, यही तो उसको सामाजिक अध्ययन बताता है या सिखाता है, यही तो अध्ययन करता है। और यहाँ पे भूगोल के अंतर्गत भी मानव का उसके प्राकृतिक वातावरण के साथ जो संबंध है उसकी बात की जाती है। तो इस तरह से दोनों ही मानव के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से सामाजिक अध्ययन का भूगोल के साथ भी एक बहुत ही अच्छा सहसंबंध या रिलेशन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सामाजिक अध्ययन और अर्थशास्त्र, सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र क्या करता है? मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है। इसके द्वारा समाज में किस तरह से धन की उत्पत्ति होती है, कैसे इसका उपयोग होता है, कैसे इसका लेन देन किया जाता है, ये सब कुछ पढ़ा जाता है, यानी हम मनी के बारे में पढ़ते हैं। अब आप ये बताइए कि सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन करता है, समाज के अध्ययन के रूप में मानव का अध्ययन करता है। तो मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, यानी मानव के लिए क्या मनी
मायने नहीं रखती। मनी जो है, पैसा जो है, अर्थ है, वो किसी भी समाज की उन्नति का आधार है। मनुष्य की उन्नति तभी होती है जब उसके पास पैसा होता है, अगर वर्तमान समय की बात करें। और मानव की सारी जो क्रियाएं हैं वो सिर्फ इसी अर्थ को कमाने के लिए, इसी मनी को अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ही सारा दिन वो घर से बाहर रहता है। उसकी सारी क्रियाएं इसी से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और सामाजिक अध्ययन क्या करता है? वो ये कहता है कि नागरिक जितने भी हैं समाज के, वो सुखद जीवन जिएं। अब ये सुखद जीवन कैसे उनको मिल सकता है? जब उनके पास पैसा होगा, है ना। दोनों कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि दोनों ही मानव की समृद्धि की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र बात करता है मानव की आर्थिक क्रियाओं की, और मनुष्य कभी भी समाज का अच्छा नागरिक नहीं बन सकता, समाज के प्रति अपने अधिकारों कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास पैसा नहीं हो। सारी जो उसकी क्रियाएं हैं, जो उसका सारा दिन है, वो केवल अर्थ को कमाने में ही जाता है। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र केवल मनुष्य के अर्थ संबंधी क्रियाकलापों की व्याख्या करना ही नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा उसको समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित करना भी होता है, और यही काम हमारा सामाजिक अध्ययन करता है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए, अगला बिंदु है सामाजिक अध्ययन एवं भाषा। मुझे नहीं लगता ये मुझे बताने की ज़रूरत है। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें या किसी भी फील्ड की बात करें, भाषा सभी फील्ड के अंदर ही अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाषा क्या करती है? विचारों को ग्रहण करने और अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। अब समाज में अगर मनुष्य को रहना है, सामाजिक अध्ययन क्योंकि मानव के विकास की बात करता है, उसके समाज में समायोजित होने की बात करते हैं, तो समाज में समायोजित होने के लिए फिर दूसरे लोगों से बात करना भी तो ज़रूरी होगा, तभी संबंध स्थापित होंगे ना। मानवीय संबंध, एक मानव दूसरे मानव के साथ कैसे जुड़ता है? भाषा के द्वारा। तो इस तरह से भाषा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मनुष्य को सामाजिक बनाने में, ठीक है। मनुष्य में सामाजिकता लाने में। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है क्योंकि वो सामाजिक संबंधों में से जुड़ा हुआ है, सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सामाजिक संबंध जो बने हैं वो कैसे बने हैं? भाषा के द्वारा ही तो बने हैं। तो इस तरह से भाषा का तो खैर सभी सब्जेक्ट्स के साथ ही एक बहुत अच्छा रिलेशन है, और इसी तरह से सामाजिक अध्ययन के साथ भी एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। उसके बाद देखिए, कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं, जैसे सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित, और सामाजिक अध्ययन और कलाएं। इनकी बात करते हैं। देखिए, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, सोशल साइंस एंड साइंस, ये कैसे जुड़े हुए हैं? अब आज का मनुष्य, हमें पता है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में रहता है। आधुनिक युग के जो सारे के सारे कार्य हैं उसको समझने के लिए हमें विज्ञान की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी का युग है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब जिस तरह से एक उदाहरण है कि जैसे अणु बम बना है, तो ये एक विज्ञान का विषय है ना। अणु बम का निर्माण होना या एटम बम बनना किसका विषय है? विज्ञान का विषय है। लेकिन इस बम के जो विनाशकारी परिणाम है वो किसका विषय? वो तो सामाजिक अध्ययन का विषय है, ठीक है। विज्ञान ने मशीनें बना दी, लेकिन कैसे विश्व को औद्योगिकरण के द्वारा उन मशीनों से फायदा मिलेगा, लोगों को फायदा मिलेगा, समाज को फायदा मिलेगा, ये किसका विषय है? तो ये तो सामाजिक अध्ययन का विषय है। रेडियो है, फिल्म है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर है, ये सारे जो भी चमत्कारी आविष्कार हुए हैं, इनका मानव के समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये उत्तर कौन देगा? इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर सामाजिक अध्ययन देगा। जबकि आविष्कार कहाँ के हैं? विज्ञान के क्षेत्र के। तो इस तरह से सामाजिक अध्ययन साइंस से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला हमारा बिंदु है सामाजिक अध्ययन और गणित। अब बड़ा अटपटा लगता है कि गणित किस तरह से हमसे जुड़ा हुआ है। तो गणित को हम जानते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं से ही गणित की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, ठीक है। और गणित भी समाज के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे गणित की आवश्यकता नहीं होती हो। एक आप देखिए, एक अनपढ़ व्यक्ति है जो कि मैथ्स के बारे में जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो आर्थिक क्रियाएं, पैसों के बारे में कैसे जानेगा, टाइम कैसे देखेगा? जीवन के हर पल पर गणित की ज़रूरत है ना।
अब ये नहीं है कि उसको कोस थीटा आना चाहिए या ज्योमेट्री आनी चाहिए, नहीं, लेकिन एक सिंपल मैथ तो उसको आनी चाहिए ना, जिससे कि वो क्या कर सके, वो अच्छे से अपना जो भी दिनचर्या है उसको अच्छे से स्पेंड कर सके। तो इसके लिए तो ज़रूरी है ना। तो इसलिए मैथ्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मनुष्य को एक अच्छी जीवन क्रिया या एक अच्छा जीवन प्रदान करने में। और फिर सामाजिक अध्ययन का तो मतलब क्या है? सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या है? समाज का, अर्थात मानव का अध्ययन करना, मानव की क्रियाओं का अध्ययन करना। तो इस तरह से मानव की क्रियाएं जो हैं वो मैथ से भी जुड़ी हुई हैं। रूटीन के अंदर वो कितना मैथ यूज़ करता है, और फिर उसकी दिनचर्या का जो अध्ययन है, उसकी क्रियाओं का अध्ययन है, वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से मैथ्स के साथ भी सामाजिक अध्ययन जुड़ा हुआ है। उसके बाद लास्ट बिंदु है ये आपके सामने, सामाजिक अध्ययन और कलाएं, सोशल साइंस एंड आर्ट्स। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? देखो, आर्ट्स को भी आपको पता है स्कूल के सिलेबस में महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। स्कूल के अंदर देखो पीरियड्स, अगर आज के टाइम में भी देखे जाएं, सभी स्कूल्स के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट के पीरियड्स लगते हैं, डांस के पीरियड लगते हैं, इसके अलावा पेंटिंग की क्लासेस चलती हैं, ड्राइंग की क्लासेस चलती हैं, ये सब कुछ होता है ना। तो यानी कलाएं भी ज़रूरी हैं मनुष्य के लिए। अब यहाँ पे बच्चे में इससे क्या होता है, बच्चे को क्या फ़ायदा मिलता है इससे उनमें सौंदर्यात्मकता का या रचनात्मकता का विकास होता है, ठीक है। और एक अच्छा मनुष्य उसे कहा जाता है जो पूरी तरह से रचनाशील है। अब यहाँ पे सामाजिक अध्ययन का जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो हमें ये पता है कि हम उनको सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो म्यूजिशियन हैं, संगीतज्ञ हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, शिल्पकार हैं, उनके बारे में, ऐसे कलाकारों के बारे में भी हम उसको बताते हैं, क्योंकि इन कलाकारों का, इन संगीतज्ञों का, मूर्तिकारों का, इन शिल्पकारों का भी समाज के निर्माण में बहुत ही अहम रोल है, ठीक है। इसीलिए तो सामाजिक अध्ययन जब बच्चे पढ़ते हैं तो उस समय पे हम उनको क्या कहते हैं कि भी चित्र, मॉडल, मानचित्र बना करके बच्चों को सिखाओ। आप लोगों को हम लोग कहते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ तो आप क्या करें, चित्र, मॉडल, मानचित्र, ये सब बना करके फिर बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चों को आपकी क्लास में इंटरेस्ट आ सके। तो ये सारी चीज़ें यही तो बताती हैं कि एक एसएसटी का जो टीचर है, सामाजिक अध्ययन का जो टीचर है, उसके लिए इतना रचनाशील होना भी ज़रूरी है, उसमें ये कला होनी भी ज़रूरी है कि वो चित्र, मॉडल और ये सब कुछ बना सके। और इसके अलावा अगर सीधा सा संबंध देखें तो यही है कि सामाजिक अध्ययन क्या करता है? सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन, अर्थात मानव का अध्ययन, अर्थात मानव की क्रियाओं का अध्ययन, और मानव की क्रियाओं के अंतर्गत उसकी रचनात्मक क्रियाएं भी आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रचनात्मकता है वो उसके वृद्धि और विकास में सहायक होती है। तो इस तरह से ये आज की क्लास में हमने सोशल स्टडीज़ का, सोशल साइंस का अदर सब्जेक्ट्स के साथ उसका क्या कॉरिलेशन है, क्या उसका सहसंबंध है, कैसे वो जुड़ा हुआ है, इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में और रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।